खबरों का सारथी। 102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। ईवीएम में कल कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में नीलगिरी के चाय किसानों का चुनाव बहिष्कार। अधूरी मांगों को लेकर किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। 29 सीटों वाले राज्यों में कल होगा मतदान। यूपी में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में होगा चुनाव। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर सीट शामिल। पहलवानों और ब्रजभूषण के विवाद पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। पहलवानों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। यूपी, पंजाब और हरियाणा में आज हो सकती है बारिश। बिहार, झारखंड में गर्मी करेगी बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। आग से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल। गर्मी का बढ़ा सितम। पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां 102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर की जाएगी वोटिंग। तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल किया जाएगा मतदान। चुनाव आयोग ने पूरी की मतदान की सभी तैयारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके अलावा तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। करीब 102 सीटों पर कल पहले चरण में मतदान होना है। कल यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल होगा मतदान। चुनाव आयोग ने पूरी की मतदान की सभी तैयारियां। 102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी कल होगी वोटिंग। तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने पूरी की मतदान की सभी तैयारियां। 102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर होगी वोटिंग। तमिलनाडु की 39 सीटों पर कल किया जाएगा मतदान। कल यानी कि 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें शामिल हैं। तो वहीं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। एक सौ दो लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान होगा, तो वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। एक सौ 2 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की शुरुआत कल से हो रही है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होना है कल। चुनाव आयोग ने मतदान से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान होगा।
सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण में मतदान किया जाएगा। पश्चिम यूपी से मतदान की शुरुआत हो रही है और इसके अलावा उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान होना है। कुल मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो कल पहले चरण का मतदान किया जाना है और उत्तर प्रदेश की करीब 8 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 और वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? में लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है, चुनाव करीब है और कल जो है 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की है, कुछ राज्य की सीटें हैं। इसके अलावा मैं बता दूं 102 सीटों पर लगातार जिस तरीके से चुनाव कैंपेन था वो कल शाम 5 बजे तक थम गया था और अब सीधे तौर पर कल सिर्फ मतदान होगा और उसमें 102 सीटों को लेकर मतदान होगा। लोगों को चुनाव आयोग ने पहले से जागरूक किया है। चुनाव आयोग ने हर तरीके के इंतजाम जो है समय रहते पूरे कर लिए हैं। जो क्षेत्र या जो इलाके ऐसे हैं जिनको संवेदनशील माना जाता है उनको लेकर विशेष रूप से चुनाव आयोग ने अतिरिक्त फोर्स का इंतजाम किया है और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि ये 102 जो सीटें पहले चरण में जो चुनाव हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें विशेष रूप से नगीना है, बिजनौर है, सहारनपुर है, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जिनको माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत के रुझान में ऐसा डालते हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण सीटें हैं। 102 सीटों को लेकर उत्तराखंड की 5 सीटें भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश, देखा जाए तो चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से कोई वोटिंग ना कर पाए, ये भी एक बड़ी समस्या बना रहता है, जहां पर कई सख्त कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके देखा जाता है कि कई लोग प्रयास करते हैं फर्जी वोटिंग करने का। इसको लेकर के क्या कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पहले से ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अतिरिक्त फोर्स है, इसके अलावा ईवीएम की जो काउंटिंग है, जिन जिन बूथों पर लगनी है वो पहले से तय हो चुकी है, उनकी जांच हो चुकी है, उनकी चेकिंग हो चुकी है। इसके अलावा वो एक संगठित एक चुनाव आयोग की निगरानी में टीम होती है, उसके अंतर्गत है और जब कल सुबह मतदान होगा शुरुआत होगा, कहीं ना कहीं विशेष रूप से चुनाव आयोग के जो अधिकारी होंगे वो मशीनों को पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो अतिरिक्त पुलिस बल है या स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा जो बल रहेगा उसको विशेष रूप से इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग पावर देता है और खुद भी उसके अधिकारी जो है मौके पर एक तरीके का जो है राउंड लगाते हैं, लगातार इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार वोट डालने के बाद दोबारा तो नहीं डाल रहा और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो फर्जी वोटिंग होते हैं, उसको रोकने का पूरी तरीके से प्रयत्न किया जाता है। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जैसे कि कल तमिलनाडु की 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है क्योंकि उनकी अधूरी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो इसको लेकर के क्या कुछ किया जाएगा? क्या चुनाव आयोग उनसे बातचीत करेगा, उन्हें मनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग इस तरीके की हर गतिविधि को करेगा क्योंकि चुनाव आयोग का पहला मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वोटिंग हो और अगर इस तरीके की नाराजगी है तो उसको चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं जो मांग है, विशेष रूप से स्थानीय मांग है, उनकी मांग जो है उसको जो है विशेष रूप से कैंडिडेट को लेकर उनकी मांगे हैं, कुछ स्थानीय मांगे जिसको लेकर वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी इस तरीके की मांगों को नहीं माना जाएगा तो हमें वोट देने का कोई फायदा नहीं है या हम उसका बहिष्कार करते हैं। यही वजह है कि वो लोग एकत्रित होकर सीधे तौर पर कल मतदान न करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि चुनाव आयोग का एक टीम तमिलनाडु पहुंचेगी और उसमें उन लोगों को मनाने की कोशिश करेगी और लगातार चुनाव आयोग पहले से इस बात को कहता रहा है कि अगर मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में होता है तो उसके रिजल्ट या परिणाम जो होते हैं वो भी बिल्कुल सटीक होते हैं और सही होते हैं। कहीं ना कहीं ये हर दल के लिए, पार्टियों के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पहले चरण के मतदान जो है वो कल होने हैं, उसको लेकर के पहले से ही तैयारियां कर ली है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी भी जो है पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। बहुत शुक्रिया प्रवेश, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है, जहां पर करीब 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर के पहले से ही चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने चाय पाउडर की न्यूनतम कीमत तय करने की मांग रखी थी, जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया। நம்மளுடைய பசுந்தேயிலைக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அதனை தூள் செய்து அனுப்புகின்ற நேரத்திலே சந்தையிலே அது 200 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்க வேண்டும். அப்படி விற்றால்தான் பசுந்தேயிலைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதனை இதுவரையிலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் அதனை கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினாலே நாங்கள் அன்றைய தினம் தீர்மானித்தபடி இப்பொழுது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். नीलगिरी जिले में लगभग 65,000 छोटे चाय किसान हैं। ये इंडस्ट्री चाय की पत्तियों को तोड़ने, उनके ट्रांसपोर्टेशन और इसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देती है। नीलगिरी से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को डीएमके ने फिर से यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, जबकि लोकेश तमिल सेल्वन एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों के लिए पोलिंग स्टाफ रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारी किस प्रकार से की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिहाजा प्रशासन ने वोटिंग स्टाफ को दूर दराज के इलाकों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चुनाव कराने वाली टीमें बुधवार को कठुआ में जिला हेडक्वार्टर पर जुटी, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में हमारा 3 फेस में ट्रेनिंग की गई और वो 2 फेस में बनी और 2 बार बनी बुलवाया गया और 1 बार हीरनगर में, और सारा ही जितना भी कैसे काम करना वो सारा ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है और हर एक चीज़ को ब्रीफली बताया गया कि कैसे क्या काम करना है। स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्दी डीसी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाने के लिए भी, और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले भी चुनावों का कामकाज देख चुके अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि ठहरने और खाने पीने के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे बड़ा समय लगता है क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पे बड़ी में पहुँचने में, तो उसके आगे भी कई बार हमें पैदल चलना पड़ता है। एक बार तो हम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल गए थे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था जो है वो बड़ी परेशानी होती है, कई बार वो व्यवस्था कर दी है। हाँ बनी में दी हुई है, मैंने ड्यूटी दी हुई है। चलो थोड़ा है दूर तो क्या करना, फिर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, मुलाजिम है तो फिर जाना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। उधमपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से है। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहां पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहाँ पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है।
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना जरूरी है ताकि उनकी ट्रैकिंग भी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी गाड़ी है जिसमें ईवीएम का मूवमेंट होगा उसमें जीपीएस का फैसिलिटी होना चाहिए। हम इलेक्शन के दिन ये सारी गाड़ियों का मूवमेंट ट्रैक करेंगे और अगर हमें कोई भी गतिविधि डाउटफुल लगेगी तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए हमने सारे तरह के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम, बहुत सारे टीम सभी एक्टिव हैं। सबका यही उद्देश्य है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार कैंपेनिंग प्रोसेस चल रहा है ये सुनिश्चित करना। असम में 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 और 7 मई को मतदान होगा। नागांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां चुनावी तैयारियों और कल होने वाली वोटिंग के बीच दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए दिख रहे हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव का पहला चरण नजदीक है, लेकिन बाजार बहुत सुस्त है। ज़ेन एंटरप्राइजेज के मोहम्मद फाजिल का कहना है कि उन्होंने करीब 50 लाख का माल लगाया है, लेकिन माल की बिक्री में गिरावट आने से वे चिंता में हैं। मार्केट तो है ही नहीं, आपके 1% भी काम नहीं है। ऐसा यूँ है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, केजरीवाल अंदर है, बीजेपी वाले अपना माल खुद बनवाते हैं, वो कैंडिडेटों को खुद ही देते हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी की कोई डिमांड नहीं है। फाजिल की दुकान से कुछ ही दूरी पर अनिल भाई राखीवाला के मालिक सौरभ गुप्ता का एयर कंडीशन शोरूम है। वे भी डिमांड की इस धीमी रफ्तार की वजह चुनाव की लंबी अवधि को मानते हैं। This time the election time is long, the tenure is long, so that's why demand is a little slow. It's now I think the first phase is coming near, so it will peak up. But if we consider till now, the demand is really slow as compared to the last elections or other elections. The demand is slow. हालांकि व्यापारी सौरभ गुप्ता का कहना है कि बीजेपी की अब की बार 400 पार टी शर्ट और टोपी की सबसे ज्यादा मांग है और फिर कांग्रेस के झंडे दूसरे नंबर पर आते हैं और आम आदमी पार्टी के माल की डिमांड खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कम हो गई है। Modi ji's face demand is more. Like every merchandise for BJP should have the Modi face, Modi ji's face. And for Congress, some people demand for Rahul Gandhi ji's photo and hand for the Congress. So the campaign has started a little late because I think whatever the funds problem is there. जीवी ट्रेडर्स के हरप्रीत सिंह चुनाव सामग्री के व्यापार में माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं और उनके चेहरे पर निराशा नहीं है, जिसकी वजह वे बताते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कम डिमांड का पहले से ही अनुमान था। It's kind of very unpredictable now because it needs lot of investment, and then since the opposition is little weak this time, there is no thrill among the opposition, and that this is the reason I'm not doing the election material. पारंपरिक रूप से बैज और झंडे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं।
जो कि क्वालिटी और साइज के आधार पर 1.5 रुपए से 50 रुपए और 100 रुपए तक हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि ज्यादातर चुनावी माल मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। किस संकल्प के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। हम किसी का अपीजमेंट नहीं करेंगे, किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के तहत सबको साथ लेकर के चलेंगे। और देखें कि मोदी जी की जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। हमने सबको समाहित किया है, सबको जीवन स्तर को ऊपर उठाने का अवसर माननीय मोदी जी ने प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो आज कई अन्य दलों से आए हुए नेताओं ने बीजेपी की ज्वाइनिंग की है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्य रूप से कौन कौन से लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है? पाठक को उत्तर प्रदेश का जो ज्वाइनिंग कमेटी है, जो भी बाहरी नेता आते हैं या जो तमाम दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उनको उनका अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष के नाते कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक लगातार प्रयासरत रहते हैं कि बड़ी संख्या में देखा गया पिछले दिनों भी कि बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके मंच को शेयर किया। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। बताते चले कि पिछले दिनों भी देखा गया था कि कई पार्षद, कई जिला पंचायत सदस्य, कई महापौर और तमाम ऐसे चेहरे थे जो बड़े चेहरे थे, उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक रखते हैं, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। इसी तरीके आज भी बात की जाए, चाहे पश्चिम की बात करें या पूर्वांचल की बात करें या तमाम जिलों की बात करें, तो बड़ी संख्या में आज भी नेता पहुंचे थे ब्रजेश पाठक के पास। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो काम करने की कला है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर अब बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखा जाए तो लगातार जो विपक्षी दल हैं, चाहे फिर सपा की बात की जाए या फिर कांग्रेस की या फिर बसपा की, वहां से तमाम लोग जो है वो वहां की सदस्यता छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर के लगातार जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि ईडी सीबीआई के डर से लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए, देखिए ज्वाइनिंग की, इससे पहले भी देखा गया, ज्वाइन जब देखा जाता है सत्ता की लहर किधर चल रही है, तो जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, तो उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो जन सेवा की नीति होती है या जन सेवा का जो जन भाव होता है, उसको पूरा करने के लिए वो अलग दल में जाते हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनकी नीतियों से लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। चाहे पिछले दिनों देखा होगा यूपी के पूर्व डीजीपी, इनके ऊपर कौन सा ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा या इनके ऊपर कौन सा ईडी का डंडा पड़ा, लेकिन इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, जो विजय कुमार थे, डीजीपी थे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चेहरे थे, लोगों में पकड़ थी और जो पुलिसिंग का काम करने की कला है वो भी थी, तो उनके ऊपर कौन सा ईडी और सीबीआई का डंडा चला। उन्होंने भी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और साथ ही साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोगों को प्रभावित कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के लिए काम किया, और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैनिफेस्टो जारी किया है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति जो एक वन नेशन वन चुनाव की बात करें या तमाम जो मुद्दे दिए हैं, तो इससे लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार कोई भी कार्यक्रम होता है उसको लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर होती हुई भी देखी जाती है, फिर चाहे बात भले ही ज्वाइनिंग की क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अन्य दलों से आए हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। विभिन्न दलों से आए हुए नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी की सदस्यता दिलाई है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई आज। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पहलवानों के ब्रजभूषण पर है गंभीर आरोप। पहलवानों और ब्रजभूषण के विवाद पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई और पहलवानों के ब्रजभूषण पर है गंभीर आरोप। आपको बता दें कि पहलवानों के ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज होगी सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह की पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पहलवानों के ब्रजभूषण पर है गंभीर आरोप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच चल रहे विवाद पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि सुनवाई के बाद ब्रजभूषण की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि आज जुरिडिक्शन के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी मुश्किलें हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों ने सीधे तौर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर उनके ऊपर केस दर्ज है, उनकी जांच चल रही है। और पिछले साल जून के महीने में दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लगातार उसकी सुनवाई की थी। और पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने आज उनके जो आरोप उन पर तय करने हैं उसको लेकर सुनवाई करनी है। पिछली तारीख में कोर्ट ने मामले को सुरक्षित कर दिया था। कुछ बिंदुओं को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा था, कुछ पहलुओं को लेकर कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है जवाब की मांग की थी। और आज उन मांग को पूरा होने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कौन कौन से धारा लगनी है, कौन से आरोप है, किस आरोप में, उसमें जो सीधे तौर पर मैं कहूँ आज ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोपों को लेकर फैसला होना है और फैसला किस पक्ष में होगा ये आज देखने वाली बात है। बिल्कुल, वही जानकारी अभी मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो केस दर्ज है उसे वापस लेने के लिए 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। और वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिल पाए हैं, कोई भी तस्वीरें, वीडियो फुटेज या किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद उन्होंने महिला पहलवानों से सबूत उपलब्ध कराने की बात कही थी। क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला पहलवानों में एक महिला नाबालिग थी जिसने आरोप लगाया था और वो पोस्को एक्ट के तहत जो है केस दर्ज होना था, लेकिन बाद में उस महिला पहलवान के पिता के द्वारा वो आरोपों को नदारद कर दिया गया था। और तो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उस महिला पहलवान के जो बयान है उसको विरोधाभास किया था और उसको लेकर अपनी एक कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को सिलेक्ट कर कुछ डिमांड की थी, कुछ मांग की थी, जो मांग आज पूरी होने के बाद कोर्ट इन आरोपों को तय कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो है 500 पेज की ज्यादा पिछली जो पहले ही पेश हो चुकी है उसको लेकर कोर्ट पहले ही उस पर सुनवाई कर चुका है। लगातार कोर्ट उसको जो है रोक किए हुए, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि जब ये बिंदु जब कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे उसके बाद कोर्ट जो है आगे के फैसला जो है सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तय कर देगा।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और वहीं देखा जाए प्रवेश, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और उसके बाद आज उन पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई होनी है, तो देखने वाली बात होगी कि उनके जो मुश्किलें हैं वो आसान होंगी या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पहलवानों के ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उनमें से एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है। और इसी बीच एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटा से खबर हम आपको बता देते हैं। एटा से खबर सामने आ रही है। इस वक्त की खबर एटा से सामने आ रही है। एटा से खबर, जहां 2 मासूम बच्ची सहित 4 की हुई मौत। अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग हुए घायल। सभी घायल मेडिकल कॉलेज में कराए गए भर्ती। सभी घायल मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नोएडा से मैनपुरी लौटते समय हुआ हादसा। 2 घायल हायर सेंटर किए गए रेफर। सभी घायल मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है और 2 बच्ची समेत 4 की मौत हो गई है। नोएडा से मैनपुरी लौटते वक्त ये भीषण हादसा हुआ है। थाना पिलुआ के सुन्ना नहर के पास की ये पूरी घटना सामने आ रही है। 2 मासूम बच्ची सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। खबर एटा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, तो वहीं 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। चालक को नींद आने से हुआ बड़ा हादसा। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। 2 घायल हायर सेंटर किए गए रेफर। और इसी खबर पर आपको बता दें कि सभी घायल मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं एटा से। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेश जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, देखा जाए तो बताया जा रहा है कि चालक के नींद आने पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये तेज रफ्तार का कहर 2 मासूम से 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें तेज रफ्तार में अंतिम कार डिवाइडर से जा टकराई है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जहां पर आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है, जहां पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई और उसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। और आपको बता दें, वहीं 2 घायलों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा आज 2:10 पर मेरठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में मांगेंगे वोट। क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर करने को भी करेंगे प्रयास। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे, तो वहीं नाराज क्षत्रिय समाज को भी साधने की कोशिश करेंगे। तीसरा दौरा है, वो
लगभग 2:10 पर मेरठ पहुंचेंगे और यहाँ पर एक जो बड़ी जनसभा रखी गई है उसको संबोधित करेंगे और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अरुण गोविल, उनके समर्थन में वोट भी मांगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है और एक बड़ी जो महापंचायत है 2 दिन पहले की गई थी उसमें नाराजगी जाहिर की गई थी क्षत्रिय समाज द्वारा। उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच रहे हैं और जो जनसभा रखी गई है, जिस जगह ये जनसभा रखी गई है वो सिसोली गांव है मेरठ का और क्षत्रिय बहुल्य वो क्षेत्र है, तो वहां पर इसलिए ही ये जनसभा रखी गई है ताकि जो क्षत्रिय नाराज है उनको मनाया जा सके और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए उन्हें कहा जा सके, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने साफ तौर पर बीजेपी का बहिष्कार कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि हम तमाम जो समाज के लोग हैं वो वोट उस व्यक्ति को करेंगे जो बीजेपी को हराने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ गई थी, उसको देखते हुए ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है और वो यहाँ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्षत्रिय समाज नाराज है उसको साधने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपकी अभी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर, बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर आज 2 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठाकुर वोटर्स की नाराजगी को दूर करने का मुख्यमंत्री करेंगे प्रयास। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे जनसभा स्थल। गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा से नाराज हैं ठाकुर वोटर्स। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर भी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी उनका दौरा है और वहां पर जो उनके ठाकुर वोटर्स उनसे नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उनको साधने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री। क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? बता दूं, जनता बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो अगर बात की जाए जनता बुलंदशहर में आज के दौरे को लेकर तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है वो झाझर में, सिकंदराबाद के झाझर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट जो प्रत्याशी है महेश शर्मा, उनके लिए जो ठाकुर वोटर्स लगातार नाराज चल रहे थे, लगातार जो वीडियो वायरल भी हो रही है, मुकेश शर्मा के पुतला भी फूके जा रहे हैं, क्योंकि जो महेश शर्मा के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ठाकुर समाज को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ठाकुरों में काफी नाराजगी थी। और हालांकि जो ठाकुरों की जो बात की जाए, ठाकुरों की जो हाई लेवल के जो नेता हैं उनसे भी काफी नाराजगी दिखाई देने को मिली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ठाकुरों को अब क्या जो जिस तरह चुनाव में मैदान में नहीं उतारा है, तो अब क्या वो हो सकता है कि अन्य दलों के साथ वो करें। तो अगर बात की जाए तो बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र सोलंकी, उन्होंने उनके लिए वोट देने के लिए एक रणनीति तैयार की है ठाकुर समाज के लोगों ने। अब देखना यह होगा जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद के झाझर में जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो जनसभा, विशाल जनसभा, उसको संबोधित करेंगे, तो गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा सीट है और उसको महेश शर्मा को लेकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री 19 तारीख को भी डॉक्टर भोला सिंह के वहां में शिकारपुर में भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कल। तो लेकर जनपद बुलंदशहर में लगातार 2 दिन से जिस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन होगा, तो गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के पदाधिकारी और जनपद बुलंदशहर के पदाधिकारी पूरी तरह से जोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो लगातार जो कुछ लोग रूठे हुए थे उनको मना सके। और देखना यह होगा कि अब देखिए जो मुख्यमंत्री का अगर बात की जाए, बताया जा रहा था पहले मुख्यमंत्री का आगमन 11 बजे था, लेकिन अब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग 1 बजे के करीब आने की उम्मीद है। तो उसको लेकर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और लोगों को जो काफी लोग रूठे हुए थे उनको भी मनाने के लिए वो लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से एक समाज जो है वो नाराज चल रहा है और साथ ही ऐलान भी करा गया है कि जो बीजेपी को हराने का काम करेगा हम उन्हें वोट देंगे, तो इस स्थिति को काबू में करने के लिए, इसे संभालने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। राजू, एक बार आपका दोबारा से रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्षत्रिय समाज मेरठ में मुख्यमंत्री से नाराज चल रहा है, वजह क्या है, कि आखिर किन वजहों से क्षत्रिय समाज जो है बीजेपी से नाराज चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आपको हम बता दें कि क्षत्रिय समाज नाराज है हिस्सेदारी को लेकर। उनका कहना है कि जो पूर्व में हिस्सेदारी ठाकुर समाज को, क्षत्रिय समाज को राजनीति में दी जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं इस बार
क्षत्रिय समाज को वंचित रखा गया है, इसी वजह से वो नाराज है और एक बड़ी जो महापंचायत है वो जगह जगह कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अगर क्षत्रिय समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रिय समाज बहिष्कार करेगा और केवल उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा जो बीजेपी को हराएगा। यानी कि साफ तौर पर जो बीजेपी की टेंशन है वो पिछले लगभग 15 दिनों से क्षत्रिय समाज ने बढ़ा दी है। जगह जगह एक बड़ी जो महापंचायतें है वो कर रहे हैं और बड़ा जो ऐलान है वो कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। उसको देखते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आज लगातार 3 जिलों में दौरे है और दौरा कर वो कहीं ना कहीं जनसभा में क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो क्षत्रिय समाज नाराज है वो मान जाए और उन्हें मनाने के लिए ही आज जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से जो समाज है नाराज चल रहा है बीजेपी से, उसे साधने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर नाराज लोगों को मुख्यमंत्री जो है वो किस तरीके से साध सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो ठाकुर वोटर्स की नाराजगी दूर करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे बात मेरठ की जाए या फिर बुलंदशहर की, दोनों ही जगहों पर क्षत्रिय और ठाकुर समाज उनसे नाराज चल रहा है, बीजेपी से नाराज चल रहा है। और साथ ही ये भी ऐलान किया गया है समाज के द्वारा कि जो बीजेपी को हराने का काम करेगा हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जनता से बातचीत करके उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी में एक जाना माना और काफी बड़ा नाम माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं इसी बीच रायबरेली से खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर मोबाइल शॉप में लगी है भीषण आग। रायबरेली से खबर, जहां मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। रायबरेली में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। आग का गुबार देख लोगों के उड़े होश। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। घंटाघर स्थित बंदूक वाली गली की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मोबाइल शॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। खबर रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मोबाइल शॉप में लगी आग का गुबार देख लोगों के उड़े होश। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। घंटाघर स्थित बंदूक वाली गली की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मोबाइल शॉप में आग लग गई और देखते ही देखते मिनटों में आग काफी भयंकर रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके बाद आग से निकला गुबार देखकर स्थानीय लोग भी दंग रह गए। आग का गुबार देख लोगों के उड़े होश। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना।
स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। घंटाघर स्थित बंदूक वाली गली की पूरी घटना बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मोबाइल शॉप में लगी आग। मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग, खबर रायबरेली से सामने आ रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा और ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन ने चुनाव तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। हरिद्वार जिला प्रशासन ने चुनाव तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक की। जितने भी हमारे पोलिंग अफसर्स हैं वो अपने वाहनों से, जिन वाहनों से जाएंगे वो जीपीएस इनेबल्ड वाहन होंगे, ताकि जितने भी ईवीएम्स वो लेके जाएंगे उसकी ट्रैकिंग हो सके। कोई भी वाहन ऐसा नहीं होगा जिसमें जीपीएस नहीं लगा होगा। तो ये पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए पूरे इलेक्शन में हमने 161 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं और 33 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। मैं समस्त जो पुलिसकर्मी हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस में करीब 4000 जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारा या बूथों में या अन्य जो सेक्टर और जोनल एफएसटी या उसमें लगा है। साथ में करीब 13 कंपनी सीएपीएफ और 4 कंपनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वो लगी हैं। टोटल करीब 6 से 7 हज़ार आदमी हमारे इस पूरी इलेक्शन ड्यूटी में लगा है, जिसकी आज एक प्रॉपर ब्रीफिंग की गई थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की इन 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की कोशिश इस बार भी जीत को बरकरार रखने की है। पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होगा। असम में जोरहाट की रहने वाली 9 साल की वरण्या के अंग्रेजी सिखाने के अंदाज के लाखों लोग दीवाने हो रहे हैं। असम के जोरहाट की रहने वाली 9 साल की वरण्या बोरबोरा जब इंग्लिश बोलती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। वरण्या की इसी खासियत की वजह से सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। असम के जोरहाट की रहने वाली 9 साल की वरण्या बोरबोरा जब इंग्लिश बोलती हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। वरण्या की इस खासियत की वजह से सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वरण्या इंस्टाग्राम रील्स के जरिए अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी सिखाती हैं। उनके वायरल वीडियो की वजह से उन्हें मेडिटेशन बाउल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। My mom decided to open an Instagram channel without me knowing, and when I finally know about it, I started to make videos, fun videos, and then this teacher idea came up. We started making teacher videos and it continued on like that, and I got to 1.8 million followers. वरण्या के पिता के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान उसने वीडियो और फिल्में देखकर इस लहजे में अंग्रेजी बोलना सीखा। When she was 1.5 years old, she started making these videos, okay? And she started making these videos mostly looking into, those were the COVID times actually. And she was watching a lot of videos and movies on TV. And she suddenly picked up this language as her own, right? At the same time, when she was learning the mother language, she also started constructing sentences in English. Would say that she started the accent in English without any words in it. वरण्या बड़ी होकर हीरोइन बनना चाहती हैं। उनके फिलहाल सोशल मीडिया पर 1.08 मिलियन फॉलोअर्स और 50 मिलियन व्यूअर हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अपने प्रचंड रूप से जारी है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की है। आने वाले समय में गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। देखिए इस रिपोर्ट में।
यूपी के प्रयागराज में बुधवार दोपहर के समय पारा 42 डिग्री के पास पहुंचने की वजह से शहर में लू जैसे हालात बन गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए छाता और मुंह पर स्कार्फ बांधे नजर आए। कल से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग पारा जो है 42 के एबव चल रहा है और यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शेल्टर बहुत ज़्यादा कम है और आने जाने में दिक्कत भी हो रही है और चिलचिलाती गर्मी में पानी वानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की। गर्मी तो बहुत है, बिना दुपट्टे छाते और सनस्क्रीन के अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब धूप लगती है, ऐसा लगता है स्किन जल रही है। हाथ पैर भी कवर करके जितना रखे रहो उतना ही अच्छा रहता है। और गर्मी हाँ, क्योंकि देखिए हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज 7:30 बजे बस आती है, तो जब वहाँ पे खड़े रहते हैं ना उस टाइम भी लगता है कि कितनी जल्दी बस आ जाए, क्योंकि जब आप धूप में खड़े होते हैं ना तो लगता है बस हाँ अब गिरने वाले बहुत धूप पड़ती है। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। और देश के बाद में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप